जय हिंद साथियों। तो आज हम लेकर आए हैं पेपर कोड बीपीएजी 172 सतत विकास की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहली क्लास हम लोग कर चुके थे, आज हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपको ये क्लास शो हो रही होगी, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहां से आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर जो आपका पेपर कोड है वो आपको सर्च करना है BPAG 174। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ये गेस्ट पेपर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप आइकन से व्हाट्सअप को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हमको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 हुआ था उस पर हमको कुछ जानकारियां देनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो अर्थ समिट हुआ था, जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि UNCD कहा जाता है, जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था दुनिया के देशों को एक साथ लाकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए साझा प्रयास करना है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सभी देश मिलकर जो है पर्यावरण संरक्षण करेंगे और सतत विकास के लिए जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद है, यह सम्मेलन पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर अब तक के सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलनों में से एक था, जिसमें लगभग 175 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, सरकारों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और गैर सरकारी संगठन और पत्रकार शामिल हुए थे। इसके बाद है सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य। तो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरणीय समस्याओं पर वैश्विक सहमति बनाना, सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा देना, विकासशील और विकसित देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और बेहतर प्रबंधन की नीति बनाना। अब देखिए, सतत विकास हमने पिछली क्लास में बताया, सतत विकास की अवधारणा क्या होती है। ऐसा विकास यानी कि जिससे हम लोग जो है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और जो भविष्य में जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी उसको भी है जो संसाधनों के साथ समझौता ना करना पड़े, उसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास, ठीक है। इसके बाद इसकी मुख्य उपलब्धियां देखेंगे तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो है कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों और समझौतों पर सहमति बनी थी, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला था एजेंडा 21। क्या था? एजेंडा 21। तो यह एक व्यापक कार्य योजना है जिसमें पर्यावरण और विकास से संबंधित वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख है। यह दस्तावेज सतत विकास की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद रियो घोषणा हुई थी। इस घोषणा में 27 सिद्धांत शामिल हैं जो पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने पर बल देते हैं। इनमें सार्वजनिक भागीदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी जैसे सिद्धांत शामिल हैं। इसके बाद जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा संधि यानी कि UNFCCC, यहाँ पर यह संधि वैश्विक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक आधार बनाई गई है। इसी संधि के अंतर्गत आगे चलकर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता 2015 जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियां जो है बनी थी। इसके बाद है जैव विविधता पर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका उद्देश्य है पृथ्वी पर जैव विविधता की रक्षा करना, उसका सतत उपयोग सुनिश्चित करना और जैव संसाधनों से प्राप्त लाभों को न्यायपूर्ण ढंग से बांटना। देखिए, जो भी ये संस्थाएं थी, जो भी घोषणा हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में जो भी घटनाएं हो उन पर जो है नजर रखी जा सके। इसके बाद पांचवा था इसी में वन सिद्धांत यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल। यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है जिसमें वनों के संरक्षण और अपने उनके टिकाऊ प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो इसमें भारत की भूमिका क्या थी, तो वो भी देख लेते हैं। भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंहा राव ने विकासशील देशों की नेताओं को प्रभावशील ढंग से जो है प्रस्तुत किया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिंह राव थे।
और जिन्होंने विकासशील देशों की जो चिंताएं थी उनको वहां पर प्रस्तुत किया था। भारत ने यह रेखांकित किया कि पर्यावरणीय समस्याएं वैश्विक हैं, लेकिन इनका असर गरीब देशों पर अधिक होता है, इसलिए विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। यानी कि जो देश विकसित हो चुके हैं उनके कारण ही पर्यावरण समस्याएं आती है, लेकिन इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो गरीब देशों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का महत्व। तो इसका सबसे पहला तो वैश्विक जागरूकता। इस सम्मेलन ने विश्व भर के लोगों को पर्यावरण की गंभीर समस्याओं के प्रति जागरूक किया। इसके बाद है नीति निर्माण में मदद। रियो में लिए गए निर्णयों के आधार पर कई देशों ने अपनी पर्यावरण नीतियों पर में बदलाव किए। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो इस सम्मेलन के बाद देशों के बीच पर्यावरणीय मुद्दों पर संवाद और सहयोग बढ़ा था। इसके बाद लास्ट में हम लोग कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिख देंगे। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 एक ऐतिहासिक कदम था जिसने यह दिखाया कि पर्यावरण की रक्षा और विकास को साथ साथ चलाया जा सकता है। इसने यह संदेश दिया कि सभी देशों को मिलकर पृथ्वी को बचाने के लिए प्रयास करना होगा। यह सम्मेलन आज भी पर्यावरण नीतियों और कार्यक्रमों की नींव के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारा, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध है। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा दोनों ही 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे हैं। ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले क्या है सतत विकास? सतत विकास हमने आपको बता ही दिया था, ये ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करे। इसमें जो है 3 पहलू होते हैं, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण। इसके बाद आते हैं खाद्य सुरक्षा पर। खाद्य सुरक्षा क्या होता है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को हर समय पर पर्याप्त, सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध हो, जिसके 4 मुख्य पहलू हैं। यानी कि यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है कि सभी लोगों को जो है हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध हो। इसमें हमारा सबसे जिसके 4 मुख्य पहलू होते हैं, उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता। इसके बाद है सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध। तो सबसे पहले खेती और प्राकृतिक संसाधन। खेती और पशुपालन खाद्य सुरक्षा का आधार है, लेकिन ये प्रकृति पर निर्भर है, जैसे पानी, मिट्टी, मौसम और जैव विविधता। यदि हम इन संसाधनों का अत्यधिक या गलत उपयोग करते हैं तो भविष्य में खाद्य उत्पादन संकट पड़ सकता है। सतत खेती जैसे जैविक खेती, फसल चक्र, कम रासायनिक उपयोग आदि ने केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करते हैं। यानी कि जो सतत खेती जैसे जैविक खेती, फसल चक्र जैसी खेती अगर हम लोग करते हैं तो इससे क्या होता है, ये पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और इनसे खाद्य सुरक्षा भी जो है मजबूत बनती है। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो जलवायु परिवर्तन से सूखा, बाढ़, तूफान और तापमान में बदलाव होते हैं, जिससे फसलों का उत्पादन घटता है। इससे खाद्य की उपलब्धता, कीमत दोनों प्रभावित होती है। इसके बाद है गरीबी और भूख। तो भूख की सबसे बड़ा कारण है गरीबी। सतत विकास का उद्देश्य है सभी के लिए आर्थिक अवसर पैदा करना और सामाजिक समानता बढ़ाना है। ठीक है, अगर लोग कमाते हैं तो वो अच्छा खाना खरीद सकते हैं, इसलिए गरीब उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद है शहरीकरण और कृषि भूमि। तेजी से बढ़ते शहरीकरण से कृषि भूमि कम हो रही है। सतत विकास एक सुनिश्चित करता है कि शहरों का विस्तार पर्यावरण और कृषि भूमि को नुकसान ना पहुंचाए। यह खाद्य उत्पादन को बनाए रखने में जरूरी है। इसके बाद है पोषण और स्वास्थ्य है। तो खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की उपलब्धता नहीं है बल्कि उससे उसके पोषण और स्वास्थ्य से भी जुड़ी है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDGs एक यह सुनिश्चित करने की बात करती है कि सभी को पौष्टिक भोजन मिले, इससे कुपोषण और बीमारियां कम होती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें तो पर्यावरण की रक्षा करें, गरीबी घटाएं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दें तो खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। इसी तरह यदि खाद्य प्रणाली टिकाऊ और समावेशी होगी तो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारा है, हरित प्रौद्योगिकी की विशेषताएं और श्रेणियां क्या हैं? तो हरित प्रौद्योगिकी यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिसे पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को संभव बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसके बाद यहाँ पर है हरित प्रौद्योगिकी की विशेषताएं, फीचर ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो ये पर्यावरण के अनुकूल होती है,
इसका ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, कम कार्बन उत्सर्जन और सतत विकास। यह जो सतत विकास है ये क्या है, यह प्रौद्योगिकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को भी जरूरतों को पूरा ध्यान रखती है। और इससे क्या होता है, कम कार्बन उत्सर्जन भी होता है, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग होता है और पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका कचरा प्रबंधन आ जाता है, लंबी अवधि में किफायती और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हरित प्रौद्योगिकी विशेषताएं हैं। इसके बाद आते हैं हरित प्रौद्योगिकी की श्रेणियां। सबसे पहले तो ऊर्जा प्रौद्योगिकी आती है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आता है। इसके बाद हरित भवन यानी ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कचरा प्रबंधन तकनीक मतलब कि वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इसके बाद इसमें आपकी जल संरक्षण तकनीक, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण अनुकूल परिवहन मतलब कि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद छठा है कृषि में हरित तकनीक, ग्रीन एग्रीकल्चर, प्रदूषण नियंत्रण तकनीकी यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब क्या है, ये सब हरित प्रौद्योगिकी श्रेणियां हैं। और इसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष और हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष में लिखेंगे, हरित प्रौद्योगिकी आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करती है बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभदायक है। अगर किसी भी देश और व्यक्ति को मिलकर इस तकनीक को अपनाए तो हम एक सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सतत विकास की दिशा में एक प्रभावशाली जो है कदम है। तो ये आपके जो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। इसके बाद अभी आपके शायद 1 या 2 वीडियो और आएंगी, उनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।